चलिए, आपका गणित आज शुरू होने जा रहा है 10th क्लास का। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। पहला चैप्टर कौन सा है? वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। इसका सिलेबस हम आपको पहले ही लिखवा चुके हैं, सिलेबस लिखवाए हैं। आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं 10th का। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, रियल। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या होती क्या है। सब अच्छी तरीके से ध्यान देना है। देखिए, मैथ क्लासेस जब भी शुरू होता है तो पहले एक्सरसाइज बनवाने से पहले चैप्टर का थ्योरी होता है। अगर थ्योरी को हम अच्छी तरीके से समझ जाते हैं तो चैप्टर आसानी से बनता है। और थ्योरी को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो चैप्टर का हर एक सवाल हमको पूछना पड़ेगा। और एक बार अगर थ्योरी समझ गए तो चैप्टर का पूरा सवाल इजली बना। ठीक है, तो थ्योरी में सबसे पहला टॉपिक है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जानने से पहले सबसे पहले बात आती है संख्या। इस संख्या किसको? ठीक है, वास्तविक संख्या जानने से पहले सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि संख्या किसको? ठीक है, तो संख्या कहते हैं मात्रा या क्रम को दर्शाने वाले अंकगणितीय मान। मात्रा या क्रम को दर्शाने वाले अंकगणितीय मान को संख्या क्या कहते हैं? मात्रा या क्रम को दर्शाने वाले अंक गणितीय मान। अंक गणितीय मान को संख्या। जैसे क्या होता है? तो 1 2 3 4 5 इस तरह से अनंत पद है। इसका कोई लिमिट नहीं हो। ये निशान है अनंत का। इसको कहा जाता है इन्फिनिटी। क्या कहा जाता है? कोई भी संख्या जो है अनंत तक जाता है, उसका अंत नहीं है, कहाँ तक जाएगा नहीं पता। ठीक है, तो हमने क्या बताया? संख्या का परिभाषा मात्रा या क्रम को दर्शाने के। ठीक है, मात्रा और क्रम को दर्शाने वाले अंकगणितीय मान, मतलब गणितीय मान को हम क्या कहते हैं? संख्या। ठीक है, अब जब ये संख्या जानिए, इसको कहीं लिखेंगे।
या अब जब संख्या जानेंगे तो संख्या जो है दो प्रकार, संख्या कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार। एक होता है वास्तविक संख्या, ठीक है, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है। संख्या को दो वर्गों में बांटा गया है, एक है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक। दूसरा क्या है? काल्पनिक संख्या। अब वास्तविक संख्या को जानने से पहले, वास्तविक संख्या को जानने से पहले यह वास्तविक संख्या को भी दो वर्गों में बांटा गया। वास्तविक संख्या का जो है ना दो रूप है, पहले ये दो रूपों को जानेंगे तभी हम वास्तविक संख्या, तब हम वास्तविक, ठीक है। तो ये पहला जो रूप है वास्तविक संख्या का, उसको कहा जाता है परिमेय संख्या। क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या। और दूसरा जो है इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। आई बात समझ में? सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, संख्या जो है दो प्रकार का, संख्या कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब वास्तविक संख्या को समझने से पहले, वास्तविक संख्या का दो वर्ग है, वास्तविक संख्या को दो वर्गों में बांटा गया है, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। इसके बारे में पहले जानेंगे तभी हम वास्तविक संख्या को अच्छी तरीके से समझ में। इसको पहले करिए। हो गया। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले परिमेय की बात करेंगे, परिमेय संख्या। तो आप लोगों में से कितना भी पता है परिमेय संख्या किसको कब पता है? बताइए। बोलो तो क्या होता है परिमेय संख्या? वैसी संख्या जो ए बटे बी के रूप में बी बटे क्यू, ए बटे बी बटे क्यू, या फिर कह सकते हैं वैसी संख्या, नहीं ऐसा कहेंगे अंश और, अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर समझते ही है। बटा के ऊपर वाले को अंश कहते हैं, बटा के नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में बड़ी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। इसको बहुत जगह ऐसा भी लिखा पाइएगा आप कि पी बटे क्यू के रूप में बड़ी संख्या को परिमेय संख्या, ठीक है ना।
तो बात वही है, पी बटे क्यू क्या है, पी अंश है और क्यू क्या है, हर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अंश और हर के रूप में वही संख्या को परिमेय संख्या क्या करता है, अंश और हर के रूप में बड़ी संख्या को परिमेय संख्या करता है। अब इसका उदाहरण हम आपको बताएं परिमेय संख्या का। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कुछ भी ले लें, 1/2 ले लें, 1/2 ले लें, 4/3 ले लें। ठीक है, तो ये सब संख्याएं जो है परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपसे कोई पूछ दे क्या 3 एक परिमेय संख्या है, कितने विद्यार्थी बता सकते हैं कि 3 परिमेय संख्या है कि नहीं, है तो क्यों है। हाँ, कोई भी संख्या जो है उसके नीचे एक उपस्थित होता है, एक मौजूद होता है। तो एक दिखाया नहीं जाता लेकिन वास्तविक में होता है, वास्तविक में होता है। तो इस तरह की संख्याएं जो है क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है, अंश और हर के रूप में लिखी जा सकती है। इसके अलावा ये भी परिमेय संख्या हो सकती है, जीरो भी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है ना, -2 भी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है ना, ये सब जितनी है क्योंकि सबके नीचे क्या है माइनस, तो सबके नीचे बटा 1 है, सबके नीचे बटा क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए ये सब इतना है, सबके सब क्या है परिमेय संख्या। इसके अलावा अगर कहा जाए 2.3, 2.3, तो यह भी क्या है एक परिमेय। दशमलव में भी जो रहेगा तो वो भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसके अलावा हम कर सकते हैं 2.33, 2.33, यह भी क्या है एक परिमेय संख्या। 2.33 यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। और आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि बहुत ऐसी संख्या ऐसी होती है जिसको हम भाग देंगे तो इस तरह का क्रम जो है, जैसे यहाँ देखिए इस तरह का क्रम जो है 3 3 3 3 3 3 लगातार आएगा, ये कटेगा नहीं। ठीक है, 3 3 3 3 क्या होगा, लगातार आएगा लेकिन कटेगा नहीं। ठीक है, तो उस तरह की संख्याओं को हम परिमेय संख्या तो कहते ही है, साथ ही साथ अशांत संख्या भी कहते। अगर नहीं कटे 3 3 3 3 3 3 आता रहे तो हम कह सकते हैं कि वह अशांत संख्या। क्या संख्या है, अशांत संख्या। ठीक है, और अगर पूरा पूरी कट जाए, जैसे 2.3 आ जाए मान, जब फिक्स हो जाए कि अब पूरा पूरी कट गया, तो 2.3 जो आया इस तरह की संख्या जो है शांत संख्या क्या कहलाएगी, शांत संख्या। तो ये शांत कहलाएगी। और अगर ये पूरा पूरी नहीं कटे, इस तरह चलते चला जाए, तो ये क्या कहलाएगी, अशांत संख्या कहलाएगी। तो इस तरह की जितनी भी संख्याएं हैं सब के सब हम क्या कर सकते हैं, परिमेय संख्या। और एक बात याद रखिएगा, जो संख्या अशांत हो, जो संख्या जो संख्या शांत होगी वह संख्या आवृत्ति संख्या भी होगी, आवृत्ति संख्या भी होगी। ठीक है, जो संख्या जो है आपका जा करके शांत है वह संख्या जो है आवृत्ति संख्या भी कहलाती है। आपको ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोई संख्या अगर शांत है तो क्या वह आवृत्ति होगी या अनावृत्ति होगी। ठीक है ना, या फिर 4 ऑप्शन आपके सामने दे देगा, इस तरह से एक में निश्चित कर देगा, बाकी में निश्चित नहीं रहेगा, और बता देगा कि इनमें से कौन सी संख्या जो है आवृत्ति संख्या है, या पूछ देगा इसमें से कौन सी संख्याएं जो है जो शांत संख्या। ठीक है ना, तो ये सब जो है कुल मिला के देखा जाए तो ये सब क्या है, ये तो परिमेय संख्या का उदाहरण है। यह भी कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। किसी भी संख्या का कोई अंत नहीं है, हम गिनते चले जाएंगे वो आगे बढ़ते चले। है बात समझ में, हाँ चलिए इसको करिए, पापा की रकम
कल नहीं आया होगा, अब तो नहीं आया हो। इसको पहले ही बोले कि कल तुम नहीं सर हम आए थे। गूगल आप कौन नहीं आया है? अरे गूगल। हाँ? कोई रुकी। गूगल को तक में आए ही नहीं। गूगल से बिना तक में आए हम भूख लगते हैं। अब घर जाना तो क्या हो गया? ज्यादा अब जब परिचय संख्या हम जान गए तो वहां बात आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय तो परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है अपरिमेय। ठीक है। अपरिमेय संख्या जो है वह परिमेय संख्या का क्या होता है? उल्टा होता है। परिमेय संख्या के बारे में हम क्या बताया? अंश और हर के रूप में बनी संख्या को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। अंश और हर के रूप में बनी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। उसी प्रकार अपरिमेय संख्या जब उसका उल्टा होता है तो हम कह सकते हैं वैसी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जाता, वैसी संख्या जिसको बटा के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वैसी संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वैसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या। ठीक है ना? वैसी संख्या जिसको अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सके वह संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। वैसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ठीक है। या फिर कह सकते हैं, या फिर वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलता, निकलता हो। ठीक है। वैसी संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण की बात करें तो वर्गमूल किसका किसका पूरा नहीं निकलेगा? रूट दो, रूट तीन, ठीक है, इसी प्रकार रूट पांच। ठीक है। इसके अलावा ये भी संख्या आपका अपरिमेय होगा जिसको हम जब भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0.10 1 1 0 1 1 1 0, मतलब निश्चितता नहीं आएगा। इस तरह बढ़ते चले जाएगा। 3 1 0 आया, उसके बाद 4 1 0 आएगा, फिर 5 1 0 आएगा। तो इस तरह की संख्या है जिसका मान पूरी तरीके से नहीं निकलता हो वो अभी क्या कहलाता है? और परिमेय संख्या। आई बात समझ में? अब एक बात है, जब परिमेय संख्या, जब अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या का उल्टा है तो इसको हम कह सकते हैं जिस प्रकार जो संख्या शांत होगी वह संख्या क्या होगी? आवृत्ति होगी। ठीक है ना? तो इस तरह की संख्याएं जो है, इस तरह की संख्याएं जो है, क्या ये शांत है? शांत है नहीं। तो जो संख्या अशांत होगी, जो संख्या अशांत होगी वह संख्या जो है आवृत्ति ना होकर के क्या होगी? अनावृत्ति में, अनावर्ती, अनावर्ती, अनावर्ती संख्या। मतलब दो संख्या अशांत होगी वह संख्या क्या होगी? अनावृत्ति। आई बात समझ में?
इसके अलावा अपरिमेय संख्या एक ये भी है, आप याद रखिएगा, ये सॉलिड उदाहरण है। पाई, पाई क्यों? क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं है। 22/7 जो है वो अनुमानित मान है, निश्चित मान नहीं है। ठीक है, इसीलिए पाई भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या। हो गया क्या? आगे बढ़ा है। अब जब हम परिमेय संख्या के बारे में जाने और अपरिमेय संख्या के बारे में जाने, तो अब एक बात जानिए, परिमेय संख्या का भी जो है ना 3 रूप है। यानी परिमेय संख्या को जो है वह 3 वर्गों में बांटा गया। परिमेय संख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है प्राकृतिक संख्या, क्या कह सकते हैं, प्राकृतिक संख्या। पहला क्या है, प्राकृतिक संख्या। दूसरा जो है वह है पूर्ण संख्या। ठीक है, और तीसरा जो है वह है पूर्णांक संख्या। परिमेय संख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या और तीसरा है पूर्णांक। आई बात समझ में? अब सबसे पहले हम जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक, ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं पता है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो संख्या गिनती से शुरू हो, गिनती कहाँ से शुरू होती है, एक से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है, एक से शुरू होती है। तो वैसी संख्या जो गिनती की तरह शुरू हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह करके अनंत तक जाए, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके मिल जाएगी आपका अनंत। गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जो कि एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके अनंत तक जाने वाली संख्या है, या क्या है, प्राकृतिक। अब जब प्राकृतिक जान गए, तो प्राकृतिक जाने के बाद दूसरा है पूर्ण संख्या। दूसरा क्या है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में ज्यादा डिफरेंस है। पूर्ण संख्या होती क्या है, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या से पहले अगर शून्य लगा दिया,
गिनती की संख्या से पहले शून्य यानी जीरो लगा दिया जाए तो वह कैसी संख्या बन जाती है? यानी हम ये भी कह सकते हैं जो संख्या जीरो से शुरू होती है वह क्या है? वह क्या है? पूर्ण संख्या। जो संख्या जीरो से शुरू होती है वह क्या है? पूर्ण संख्या। तो इसको लिखेंगे हम गिनती की संख्या से पहले, गिनती की संख्या से पहले शून्य यानी जीरो, यानी क्या हुआ? जीरो लगा दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे जीरो से शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके फिर आपका अनंत तक है। बस गिनती की संख्या से पहले जैसे ही हम जीरो लगा दें वह क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन। ठीक है। चलिए हमने प्राकृत संख्या पढ़ लिया, पूर्ण संख्या पढ़ लिया। अब आ जाता है पूर्णांक संख्या। क्या आ जाता है? पूर्णांक संख्या। क्या पता है? प्राकृत और पूर्ण संख्या तो आप लोग शायद पढ़े थे। पूर्णांक संख्या के बारे में पढ़े थे क्या? पढ़े हैं क्या हम लोग? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में चलिए बताओ। पूर्णांक प्राकृत संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जो एक से शुरू होती है। ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है? गिनती की संख्या से पहले जीरो लगा दे तो वह पूर्ण संख्या। ठीक है। जबकि पूर्णांक संख्या क्या होगा पता है? जीरो से पहले आने वाली संख्या पूर्णांक संख्या होती है। तो जीरो से पहले क्या आता है बता सकते हैं? जीरो से पहले क्या होगा? सबसे छोटा हो गया क्या? सबसे छोटा जीरो हो गया। जीरो से पहले क्या होगा? जीरो से पहले माइनस वाली संख्या आना शुरू हो जाती है। जीरो से पहले क्या होती है? माइनस, माइनस वाली संख्या आने लगती है। ठीक है। तो जो संख्या माइनस वाली संख्या के रूप में शुरू होती है, जो संख्या के पहले माइनस लगा होता है, तो उस तरह की संख्याएं क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। जो माइनस वाली संख्या से शुरू हो, माइनस वाली संख्या से शुरू हो जाए। ठीक है। तो हम कह सकते हैं जीरो से पहले शुरू होने वाली संख्या ये क्या है? जीरो। जीरो से पहले शुरू होने वाली संख्या वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटा क्या दी? जीरो। जीरो से छोटा क्या होगा? -1, -2, -3। ठीक है ना? इस तरह यहाँ से आगे बढ़ जाएगा 1 2 3 और इस तरह करके अनंत तक जाएगा। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइएगा, -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है? -1 बड़ा है कि -2 बड़ा? -1 बड़ा। क्यों? माइनस, सोनू ने कहा -2 बड़ा है। 1 बड़ा है। क्यों बड़ा है? माइनस से कुछ कम है। कम नहीं। देखिए माइनस का मतलब होता है कर्जा। क्या होता है? कर्जा। तो आपके ऊपर 1 रुपया कर्जा अच्छा है कि 2 रुपया कर्जा अच्छा है? 1 रुपया कर्जा अच्छा है। कर्जा जितना कम रहे वही ना ज्यादा होगा जी।
इसीलिए माइनस में जो संख्या जितनी छोटी होती है वह उतनी ही बड़ी, उतनी ही क्या होती है, बड़ी। आई बात समझ में? यहाँ तक हो गया उत्तर है? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। हो गया स्टार्ट। देखते जाइए आप, एक संख्या कितने वर्गों में टूटता है, कहता है ना, पहले एक आदमी आता है, ठीक है ना, उसके बाद उसकी संतति बढ़ते चले गए, फिर उसकी संतति बढ़ते चले गए, होती है ना, उसी प्रकार। अब यहाँ पर हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा पढ़ा ना। अब प्राकृतिक संख्या को जो है 4 वर्गों में बांटा, प्राकृतिक संख्या को 4 वर्गों में बांटा, ठीक है। सबसे पहला है सम संख्या, क्या है, सम संख्या। दूसरा है विषम संख्या, ठीक है। तीसरा है अभाज्य संख्या, और चौथा है भाज्य, ठीक है। हाँ, कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या में क्या हो बेटा, 4। कितना बेटा, 4 बेटा, यानी 4 वर्ग। पहला सम संख्या, दूसरा विषम संख्या, तीसरा अभाज्य संख्या, चौथा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके पहले के बारे में, यानी सम संख्या। शायद सभी को पता होगा सम संख्या किसको कहते हैं, पता है, नहीं है? अरे ये सब बेसिक, ये सब जानते हैं, ये सब चौथा पचमा का चीज है। चौथा पचमा क्या चीज है ये सब, अगर आप लोग को पता नहीं है तो इसका मतलब पढ़ाई ढंग से नहीं। अब सम संख्या के बारे में जब बात करें तो सम संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरी तरीके से भाग लग जाए, वैसी संख्या जो 2 से कट जाए उसको क्या कहते हैं आप, सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 2 से कट जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सम संख्या, ठीक है। वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, सम संख्या कहलाती है। जो संख्या 2 से पूरा पूरी कट जाए वह सम संख्या कहलाती है। तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी सम संख्या कौन है? तो सबसे पहले 2 से कौन कटेगा जी, 2 ही ना कटेगा। तो एग्जाम्पल में जैसे में सबसे छोटी जो है सम संख्या शुरू होगी कहाँ से, 2 से। 2 के बाद क्या होगा, एक अंक छोड़ दो, 4। उसके बाद क्या होगा, 6। 6 के बाद 8, उसके बाद 10, 12, 14, इस तरह करके कहाँ तक जाएगा, अनंत। वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसको क्या कहते हैं हम, सम। तो क्या कहते हैं, सम। अब जब सम संख्या पढ़ लिए तो दूसरा आता है विषम संख्या। दूसरा क्या आता है, विषम संख्या। और विषम संख्या जो है सम का जस्ट उल्टा है,
सम संख्या का क्या है? जस्ट उल्टा। तो सम संख्या हमने क्या बताया? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग। तो विषम संख्या क्या होगा? इसका उल्टा है। तो वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग नहीं लगे उसको क्या कहते हैं हम? सम। ठीक है। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी? जिसमें 2 से भाग नहीं लगे। 3 नहीं। सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी आपका 1। क्या होगा? 1। उसके बाद 3, उसके बाद 5। 4 कैसे होगा? 4 में तो 2 से भाग लगेगा। 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि 9 में 3 से भी भाग लगेगा ना। 11। ठीक है। 1, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से। ठीक है। तो अब विषम संख्या के बारे में पढ़िए। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरी तरह नहीं कटे, नहीं कटे विषम संख्या कहलाती। जैसे हम आपसे क्वेश्चन पूछ दे, सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? 1। और सबसे बड़ी कोई भी संख्या अगर आपसे पूछे, कोई भी संख्या सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? जैसे प्राकृत संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? या फिर पूर्ण संख्या की बात की जाए तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? हाँ, जोर से बोलो। अनंत। अंत तो है ही नहीं, कहाँ तक जाए, है क्या? तो सबसे छोटी तो हम बता सकते हैं। अगर सबसे बड़ी की बात की जाए तो अनंत। क्या होगी? अनंत। तो विषम संख्या शुरू होगा 1 से। 1, 3, 5, 7, 11 होगा, 13 होगा, 17 होगा, इस तरह करके अनंत तक। क्या होगा? कंफ्यूजन है? पूछो कुछ। नहीं। चलो, ये हो गया। उसके बाद आप आते हैं तीसरे की ओर। तीसरा क्या है जी? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो सभी लोग पढ़े होंगे जी। अभाज्य संख्या के बारे में पता होगा सबको। बम पता है? बताइए। बताओ बम्बे। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जोर से बोलो। 2 से भाग ना लगे, 3 से भाग लग जाए तो वो अभाज्य संख्या है। 4 से भाग लग जाए तो वो अभाज्य संख्या है। ऐसा नहीं है। ठीक है। एक अथवा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं, एक से उसमें भाग लगे और अपने आप से भाग लगे, इसके अलावा किसी और संख्या से उसमें भाग नहीं लगे, वैसी संख्याएं क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जो संख्या एक अथवा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे जैसे सबसे छोटी आवाज संख्या 2,
क्या होगी, क्योंकि 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, इसके अलावा किसी और से भाग, इसके अलावा 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13, 2 3 5 7 11 13 17 19 20 21 21 22 23 24 25 56 इस तरह करके अनंत तक जाएगा। आपको मिलेगा सबसे छोटी आवाज संख्या क्या है, तो 2 है, और सबसे बड़ी एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में और पूछ देता है 1 से लेके 100 तक में कितनी आभासन, 1 से लेके 100 तक में कितनी आभास संख्याएं हैं, तो याद रखिएगा 1 से लेके 100 तक में 25 आवाज, कितनी आवाज संख्या है, 25। ठीक है, तो क्या हो गया। अब चौथा बन गया भाज्य संख्या, क्या बन गया, भाज्य संख्या। अभाज्य का उल्टा भाज्य होता है, अभाज्य का उल्टा क्या होता है, भाज्य होता है। तो अभाज्य संख्या में हमने क्या बताया, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी और संख्या से ना कटे, तो भाज्य इसका उल्टा होगा, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी कट जाए, वैसी संख्याएं क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं। आई बात समझ में, वैसी संख्याएं जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य भी संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे पहला भाज्य संख्या क्या होगा, सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या होगा बताइए, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगी, क्योंकि उससे पहले आता है 3 तो अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या क्या होगी, 2 3 के बाद यानी 4 से शुरू होगी। 4 की क्या विशेषता है कि वह 1 से भाग लगेगा, स्वयं 4 से भी भाग लगेगा, इसके अलावा 2 से भी भाग लगेगा। तो हमने आपको बता ही दिया, वैसी संख्या जो एक अथवा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए, वैसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य। वैसी संख्या क्या कहलाती है, भाज्य। ऐसा समझ में, वैसी संख्या एक अथवा स्वयं के अलावा और भी किसी अन्य संख्या से कट जाए भाज्य संख्या कहलाती है। वैसे कौन सी भाज्य संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या 4 हो गई, 4 के बाद क्या होगा जी,
6 होगा। 6 के बाद क्या होगा? 8 होगा। 8 के बाद क्या होगा? हाँ, 9 नहीं होगा। 9 नहीं होगा। 9 भी तो होगा, क्योंकि एक अथवा 9 के अलावा ये 3 से भी कटता है। तो 9 भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। 9 के अलावा 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा। इस तरह करके ये अनंत है। कितना होगा? हो गया। आगे बढ़े। अब भाज्य संख्या के बाद एक संख्या के बारे में पढ़िए, तो अभाज्य संख्या। तो अभाज्य, ठीक है। तो अभाज्य संख्या इसको कहते हैं कि वे दो संख्याएं, यहाँ पर बात होगी तो दो संख्याओं, कितनी संख्याओं की होगी? दो संख्याओं की, ये होता है। यानी वे दो संख्याएं जिसका अभाज्य या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता है। वैसी दो संख्याएं जिसका अभाज्य या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होता हो, वह क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या। क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसी दो संख्याएं संख्याएं जिसका अभाज्य या उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो? एक हो, सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या वैसी दो संख्याएं जिसका अभाज्य या उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताते हैं, बात दो संख्या की जा रही है, तो मान के चलिए दो संख्या दिया गया 8 और 17। क्या दिया गया? 8 और 17। अब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 10th का पहला टॉपिक है, सवाल भी आपको मिलेगा पहला गुणनखंड निकालने के लिए। तो गुणनखंड निकालना यानी क्या होता है? इसको तोड़ देना, यानी इसका लघुत्तम निकाल लेना। तो सबसे पहले x से भाग लगेगा, 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से लगेगा, 2 गुना 4, ठीक है। और लास्ट में 2 का ऐसा होगा। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। उसी प्रकार आप 25 का लेते हैं, अभाज्य 25 क्या होगा? 5 का पढ़ा सही कटेगा, तो 5 गुना 5 गुना 1। तो हमको पता है उभयनिष्ठ शब्द जो आया, उभयनिष्ठ शब्द का मतलब क्या होता है? गुणनखंड शब्द का मतलब क्या होता है?
ये दोनों में कौन सा ऐसा चीज है जो कॉमन है? ये दोनों को देखा जाए तो कौन ऐसा चीज है जो दोनों में उपलब्ध है? दो है क्या इसमें? पांच है क्या इसमें? एक दोनों में मौजूद है, एक दोनों में मौजूद है ना, तो कह सकते हैं इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? एक है। क्या है? एक है। लिखेंगे हम यहाँ चूंकि चूंकि संख्या 8,25 का अभाज्य उभयनिष्ठ 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 गुणनखंड एक है। क्या है जी? एक है। अतः यह कैसी संख्या है? अभाज्य। नहीं अभाज्य संख्या है। क्योंकि इन दोनों का जो अभाज्य गुणनखंड आया उसमें एक कॉमन है, तो जो कॉमन होता है वही उभयनिष्ठ होता है। ठीक है ना? तो चूंकि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों संख्याएं जो है कैसी संख्या है? अभाज्य। और एक बात जान लीजिए कि अभाज्य गुणनखंड कहा जाए, उभयनिष्ठ गुणनखंड कहा जाए, सह अभाज्य संख्या जो होता है क्या होता है? जब दो संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड एक हो तो वह सह अभाज्य संख्या है। या फिर कह सकते हैं कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब वही हुआ, सह अभाज्य संख्या का मतलब वही हुआ कि जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त एक आता है, जब दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त एक आता है तो हम कह सकते हैं वह संख्या क्या है? सहअभाज्य। कह सकते हैं वह जो संख्या है सहअभाज्य। आई बात समझ में? चलिए इसको आगे किधर नहीं बोल लिया है। दो घंटा तो खावा छः इससे पहले नहीं आज बिल्कुल सॉरी बोलते ए हाल यार सवेरे तो सब विद्यार्थी का दिमाग तरोताजा रहता है। वो काज करता खुला करके नहीं क्या सही बात है। चलो जल्दी उतारो जी उतारो। उस बात को भी लिख लेगा नीचे, लिखवा नहीं पहले इसको लिखो। नीचे लिखो NOTE नोट देकर, NOTE नोट देकर लिखो। यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त एक हो, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त एक हो
तो वे संख्याएं तो वे संख्याएं तो वे संख्याएं तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं भी कहलाते हैं। तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। हाँ, अब आप लोग से जो है एक क्वेश्चन मान के चलिए, ऑब्जेक्टिव में लिख दिया गया, इसका जवाब दीजिएगा आप सभी। क्या 31,93 31 और 93 सह अभाज्य संख्या है। क्या 31 और 93 सह अभाज्य संख्या है? बताइए। ये ऑब्जेक्टिव है, निकाल के बताइए, चाहे जैसे बताइए। क्या ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताया? जिन दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड एक आता, अभाज्य गुणनखंड क्या आता हो? एक आता हो, तो वह सह अभाज्य संख्या है। तो क्या इन दोनों का अभाज्य गुणनखंड एक है? देखिए होगा। बम का कहना है, हम विद्यार्थी का नाम देते हैं, बम का कहना है हाँ होगा। और बताओ। हाँ? होगा कि नहीं होगा? क्या चीज? नहीं होगा। तुम्हारा कहना है, क्या नाम है? अनु का कहना है नहीं होगा। तो अनु बताओ क्यों नहीं होगा, और बम बम बताओ क्यों होगा। अगर हम वो एलसीएम निकालेंगे तो सब लास्ट में निकाल, लास्ट में एक आ रहा है, दोनों में लास्ट में एक आ रहा है, दोनों में एक आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्या है? 31। तो 31 का अभाज्य गुणनखंड अगर निकाला जाए, 31 का अभाज्य गुणनखंड, 31 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा जी? 1 गुना 31 ठीक होगा, नहीं होगा? 1 से कटेगा, 31 से कटेगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब है 93 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले 1 से कटेगा जी, कटेगा। इसके अलावा बम बाबू क्या ये 31 से नहीं कटेगा? 31 से कटेगा ना, 31 से कटेगा। इसके अलावा खुद 93 से कटेगा। इसमें 31 कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? 31 कॉमन हुआ ना जी। 31 से वो भी कट रहा है, 31 से ये भी कट रहा है, तो ये कैसे सहअभाज्य संख्या? हमने सहअभाज्य संख्या का क्या बताया? जिसका अभाज्य गुणनखंड में एक कॉमन हो। जिन दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड में एक कॉमन हो, वह सहअभाज्य संख्या है। इसमें खाली एक कॉमन है, 31 कॉमन नहीं है। 31 है कि नहीं है? तो 1 से भी कट रहा है, 31 से भी कट रहा है, इसलिए यह संख्या जो है सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या नहीं है। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन पूछता है और गलती करके आना, ठीक है? इसलिए दिमाग को जरा स्थिर रख के काम कर। चलिए हो क्या?
तो कर लिए। चलिए अब जब इन सब के बारे में पढ़ लिए, अब आ जाते हैं इसका सबसे शुरुआत। सबसे शुरुआत क्या था जी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के इतने ब्रांचेस थे, ठीक है ना। अब वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। मैं तुम्हारे को बताया है वास्तविक संख्या परिमेय एवं अपरिमेय, मतलब जिस संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती हो और अपरिमेय संख्या भी आती हो, दोनों आती हो, वैसी संख्या है वास्तविक संख्या। वैसी संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या। तो परिमेय एवं अपरिमेय, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। हाँ, अब जैसे में चले, जैसे में चले तो परिमेय एवं अपरिमेय दोनों होगा जी। परिमेय के बारे में हमने क्या बताया? जो घटा के रूप में होगा, ठीक है ना। तो घटा के रूप में होगा परिमेय संख्या। आप परिमेय संख्या क्या बताए थे? 10 का वर्गमूल का निकलता, तो घटा के रूप में नहीं होता वह संख्या, ठीक है ना। तो ये सब जितनी संख्याएं हैं वह क्या है? वह क्या है? वास्तविक संख्या। इस तरह करके ये जाएगा और आई बात समझ में? अब ये बहुत बेस्ट लग रहा है। का कोई नहीं तो जहाँ संसार का कोई भी नंबर जहाँ तक अगर हो गया तो अब हम कहेंगे कि इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट। अब आएंगे इस चैप्टर के एक्सरसाइज की, ठीक है। आपको बता दें कि आपके बुक में उदाहरण में भी कुछ सवाल दिए गए हैं, तो उसको भी बना लीजिएगा, क्योंकि उदाहरण से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते। ठीक है, तो हम चलते हैं अब प्रश्नावली 1.1 की। ध्यान देंगे यहाँ पर एक बताएंगे, बाकी सारा करके लाना है। प्रश्नावली 1.1 पहला सवाल सर शायद करवा दिया ना, कौन चैप्टर करवाए थे? पहला जो सवाल है, पहला जो सवाल है कह रहा है इस संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में रखिए। निम्नलिखित संख्याओं को संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड ये गुणनफल ये प्राथमिक में व्यक्ति जो पर ये है सारांश। सवाल है पहला 140 100 इसका अभाज्य गुणनखंड आपको निकालने के लिए कहा है। सिंपल है, इसका क्या करेंगे हम यहाँ आप लोग को एक बहुत ही मजेदार चीज
बराबर कब जाने में कोई संख्या 2 से कटेगी। ये सब चीज है हालांकि 6-7 का टॉपिक, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े हैं ये इसके बारे में पढ़े। कब जानेंगे कोई संख्या 2 से कटेगी। कब जब केवल 0 2 4 0 2 4 6 8। अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह संख्या क्या होगी 2 से। इसके अलावा 2 से कटेगी हम जानते हैं, 2 से कटेगी हम जानते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट आपको बता दूं। किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 लगा हो, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 0 लगा हो तो एक बात याद रखिएगा, इसका आवाज पहले होता है 2 से 2 से लगेगा यहाँ पर हम एक टॉपिक बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इस संख्या के अंत में एक 0 है, इस संख्या के अंत में एक 0 है, उसका अभाज्य गुणनखंड अगर मान के चलिए आपको कटाना नहीं आ रहा, भाग देना नहीं है, ठीक है, तो जिस संख्या के अंत में एक 0 है उसका अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 और 7 उसमें कॉमन आएगा ही आएगा, यानी 5 और 7 से कटेगा ही कटेगा। इसके अलावा इसको तोड़ दीजिए 14। अब 14 का अगर गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाए तो क्या होगा, 2 गुना 7, 7 से तो कटेगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड यही हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का ले लीजिए, जैसे मान के चलिए आप ले लीजिए 150, क्या ले लिए 150, हमने क्या बताया 0 आएगा तो 5 और 7 आएगा ही आएगा, 5 और 7 आएगा ही आएगा। ये सम हो गया। सम के केस में अगर ये सम रहेगा तब 0 से पहले वाली संख्या सम रहेगा तब ऐसा होगा, 5 और 7 आएगा ही और उसका अभाज्य गुणनखंड बाकी इधर के बचा इसको तोड़ के लिए, ठीक है। अगर मान के चलिए एक 0 नहीं रखे डबल 0 रखा, डबल 0 है, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, आपको समय नहीं है करने का, जल्दी करना। चलिए इसका शॉर्टकट बताते हैं। एक 0 पे तो क्या बार लगाए 5 गुना 7, एक बार 2 0 है ना तो 2 बार 5 गुना 7 आएगा, 5 गुना 7 ये 2 बार आएगा और 14 बचा 2 गुना 7 हो गया इसका, है ना शॉर्टकट, है ना शॉर्टकट। 14,000 कर दीजिए, 3 बार 5 गुना 7, 5 गुना 7 है 2 गुना 7। तो ये सब ट्रिक है, जब आप कंपटीशन का एग्जाम दीजिएगा या आपको कम समय में सवाल को सॉल्व करना है तो ये सब ट्रिक का प्रयोग हमारा, ये सब ट्रिक का हम प्रयोग करते हैं। अब चलिए आते हैं सवाल की ओर। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना है 2 गुना 2 गुना 5 गुना हो गया। तो अगर इसको आप समझ गए तो एक नंबर का सारा क्वेश्चन बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं। दूसरे में 156 है, 3525 है, 50 सॉरी 5005 है, इसके अलावा 7400 है, ये सबका करके लाना है, ठीक है। अब आते हैं नंबर 2, सवाल नंबर दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, एग्जाम में छप गए। अब ये लिख, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन एकदम मोस्ट वीवीआई है, पूछता ही ठीक है। यहाँ तक अगर उतारेगा क्या समस्या तो बना ही लेंगे, आगे चल रहे। दूसरा नंबर क्वेश्चन की होता है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित योगों के पूर्णांकों के पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों
ये एचसीएफ और एलसीएम क्या है? ये एचसीएफ और नहीं और एलसीएम याद कीजिए। और इसमें लास्ट में दे दिया है, याद कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल अरे 6:30 बजे लगा बन गया। गुणनफल बराबर होता है करो अरे टाइम को बोला एससीएफ हो गुणा है एलसीएम। तो जितना हो गया एससीएफ गुणा एलसीएम भैया को बोली होता है। ठीक है, चलिए इस बात पर बताएंगे टाइम ओवर। ठीक है, 1.1 का पहला क्वेश्चन करके बताइए। आई बात समझ में?